हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस। बच्चों, हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ चुके और ये भी पढ़ चुके कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पढ़ चुके। तो रेजिस्टेंस हम लोग दो तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो टाइप का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों, हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज अ सिंगल रेजिस्टेंस which when connected across the same potential difference draws the same amount of current as done by the group of resistors। ये हम लोग पढ़ चुके कि कई सारे रजिस्टर मिलके यदि किसी सर्किट में सेम पोटेंशियल के लिए सेम करंट वहां ड्रॉ करे, और कोई एक दूसरा सर्किट है जो कि सेम पोटेंशियल और एक सिंगल रेजिस्टेंस उस सेम पोटेंशियल के लिए उतने ही करंट को ड्रॉ करे, तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो सिंगल रेजिस्टेंस है उस ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो अब वो सारे रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वैसे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन क्यों करते हैं सारे रजिस्टर को? तो हम लोग को पता है कि करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। कि करंट किस चीज पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इसको चेंज कर हम लोग करंट के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सो टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। यदि हम लोग को करंट को इंक्रीज करना है, यदि हम लोग को रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो हम लोग को क्या करना होता है? तो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना होता है। एंड टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और यदि हम लोग ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज हो, तो उसके लिए हम लोग उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसा यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि इस सर्किट में R1, R2 एंड R3 तीन रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब हो गया कि एंड टू एंड कनेक्टेड, यानी कि व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर जॉइंड end to end so that the same current flows through each the resistors are said to be connected in series। कि यदि हम लोग रेजिस्टेंस को end to end कनेक्ट करें तो हम लोग वहां पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। और उस सीरीज का कॉम्बिनेशन में क्या होता है? तो सेम करंट पास करता है, यानी कि यहाँ पे I करंट R1 रेजिस्टेंस से भी फ्लो करेगा, R2 से भी करेगा और R3 से भी करेगा। तो यदि रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड हो और उससे सेम करंट पास हो तो हम लोग बोलेंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम पोटेंशियल भी के लिए आई करंट, सेम करंट यहां से भी पास कर रहा है, और यहाँ पे जो सिंगल रेजिस्टेंस लगाया गया है वो क्या है? तो आर इक्विवेलेंट। तो ये रेजिस्टेंस को इस तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस सेम करंट पास कर रहा होता है किसी सीरीज कॉम्बिनेशन से, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल कुछ होगा, यहाँ से यहाँ तक R2 का पोटेंशियल कुछ होगा और R3 का पोटेंशियल कुछ होगा। यदि हम लोग ये मान लें कि R1 का पोटेंशियल V1 है, R2 का पोटेंशियल V2 है एंड R3 का पोटेंशियल V3 है, यानी कि यदि हम लोग R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसके पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं, R2 के पैरेलल में भी वोल्ट मीटर और R3 के पैरेलल में भी वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो उसका रीडिंग यदि V1, V2 और V3 है, तो रेजिस्टेंस जैसा कि हम लोग पढ़ चुके कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होता है लेकिन सेम करंट पास कर रहा होता है। तो करंट सेम पास कर रहा है, पोटेंशियल अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल भी है वो पोटेंशियल और ये तीनों पोटेंशियल
ये तीनों आपस में इक्वल, इस तीनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मेन पोटेंशियल V है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और यदि V1 कैलकुलेट करना हो तो इस सर्किट में यदि V1 कैलकुलेट करें तो ओम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR। तो V1 क्या हो जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू सेम करंट, यहां से I करंट पास हो रहा है, यहां से भी I, यहां से भी I, तो यहां के लिए जो पोटेंशियल होगा I इंटू R1 होगा। तो V1 इज इक्वल टू IR1। उसी तरीके से V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। और यदि हम लोग इस सर्किट में देखें तो यहां पे भी पोटेंशियल भी है, करंट यहां पे I पास कर रहा है और R इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस है। तो यहां पे भी ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, तो V इज इक्वल टू IR EQ आएगा। अब यदि हम लोग ये V का वैल्यू और ये V1, V2, V3 का वैल्यू इस इक्वेशन में डालते हैं तो हम लोग के पास क्या आएगा, तो IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। और यदि हम लोग I कॉमन है इस तीनों में से, तो ये I और ये I कैंसिल हो जाएगा और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से एक फॉर्मूला डिराइव हो रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। यदि सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। यदि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस होता तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यदि यहाँ पे n रेजिस्टेंस होता तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस वो Rn तक सम करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन उससे पहले यदि यहाँ पे R1, R2, R3 ये सारे आइडेंटिकल रजिस्टर्स हों और यहाँ पे n रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, तो उस केस में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R प्लस R प्लस R, और वो n टाइम्स होगा, यानी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू R, क्योंकि यहाँ पे n रेजिस्टेंस आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो तो उस केस में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू R होगा। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तो जैसा फिगर में दिख रहा है, when 2 or more resistances are connected between the same 2 points, they are said to be connected in parallel connection। यानी कि हम लोग सेम 2 पॉइंट से यदि 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट से ये वाला रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, ये वाला भी कनेक्टेड है और ये वाला भी कनेक्टेड है, तो ये वाला पॉइंट इस तीनों रेजिस्टेंस के लिए कॉमन है। तो यदि सेम 2 पॉइंट से 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो वो सारे रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोलेंगे कि वो सारे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसा है, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि सेम पोटेंशियल और सेम करंट पास कर रहा हो तो ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस की जगह यदि सिंगल रेजिस्टेंस लगाएं और वहां पे सेम पोटेंशियल के लिए सेम करंट पास कर रहा हो तो हम लोग बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस तीनों रेजिस्टेंस का। तो अब कैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे इसको डिराइव करेंगे फॉर्मूला। तो सबसे पहला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो डिफरेंट करंट पास करता है अलग अलग रेजिस्टेंसेस से, लेकिन पोटेंशियल वहां पे सेम होता, यानी कि R1, R2 और R3 से जो करंट पास करेगा वो करंट डिफरेंट होगा, यानी कि यहां से I1, यहां से I2 और यहां से I3 पास कर रहा। लेकिन पोटेंशियल इस तीनों रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट पे सेम होगा, यानी कि यदि हम लोग यहाँ पोटेंशियल एक वोल्ट मीटर लगाएं तो सारे का रीडिंग भी ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे R इक्विवेलेंट डिराइव करते हैं, लेकिन उससे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ और। तो जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग
डिराइव किए थे कि पोटेंशियल डिफरेंट था और सारे पोटेंशियल का सम मेन पोटेंशियल के इक्वल था। और यहाँ पे जो डिराइव करेंगे तो यहाँ पे ये आई करंट स्प्लिट होके 3 पार्ट में टूट चुका है, यानी कि यहाँ से I1 पास कर रहा है, यहाँ से I2 और यहाँ से I3। लेकिन ये तीनों करंट का सम ये मेन करंट I के इक्वल होगा। और इस चीज को ध्यान में रखकर हम लोग इसके फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, यानी कि यहां से बोला जाए तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और फिर से हम लोग यदि ओम्स लॉ अप्लाई करें तो I1 को हम लोग पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग पढ़ चुके V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R होगा, यानी कि I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R1, I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R2 एंड I3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R3। अब ओम्स लॉ यदि यहां भी अप्लाई करें तो यहां से भी करंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। अब ये सारे I और I1, I2 एंड I3 इस चारों का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दें तो हम लोग को जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या होगा, तो I की जगह पे V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ जो करंट I पास कर रहा है सेम करंट यहाँ पे भी है, इज इक्वल टू I1 यानी कि V डिवाइड बाय R1 प्लस V डिवाइड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3। और यहाँ पे यदि सारे इस तीनों से भी कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये सारा भी कॉमन लेने के बाद और ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये डेरिवेशन हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये R इक्विवेलेंट हम लोग का कौन सा है, तो उसी पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है। और फिर से हम लोग यदि ये बोल रहे हैं कि इफ एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि यदि R1, R2, R3 ये सारे की जगह पे केवल R हो, सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस, यानी कि इफ एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो वो कितना होगा, तो 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R, और वो कितनी बार, तो n टाइम्स, यानी कि ये सारे को हम लोग n टाइम्स ऐड करें तो क्या आएगा, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय R, यानी कि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में n इंटू R आया था और यहाँ पे n डिवाइडेड बाय R आया। हम लोग के घर में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन नहीं। और उसके पैरेलल कनेक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं, और वो क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं इन सीरीज कनेक्शन इधर ऑल डिवाइसेस आर ऑन और ऑल आर ऑफ, बट इन पैरेलल कनेक्शन डिवाइसेस आर कैन बी सिलेक्टिवली स्विच्ड ऑन और ऑफ। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, या तो हम लोग सारे के सारे, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में स्विच यदि हम लोग लगाएं यदि, तो वहां पे या एक ही स्विच से सारे के सारे ऑन होंगे या ऑफ होंगे। लेकिन हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएं तो सारे डिवाइस को, सारे रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग स्विच हो सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि R1, R2, R3 यदि एक स्विच यहाँ लगा दें तो वो स्विच से केवल R1 को हम लोग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे स्विच लगाएं तो उससे केवल R2 को किया जा सकता है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सेम करंट पास कर रहा होता है, वहां पे हम लोग एक स्विच यदि लगाएं तो मतलब कि उस स्विच से मतलब कि वो सारा ऑन या ऑफ होगा। वहां पे यदि सारे रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग भी लगाएं तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि हम लोग एक वहां पे स्विच अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए सेम नहीं, अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग नहीं हो सकता। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, तो वहां पे हम लोग
अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग स्विच लगा सकते हैं, यानी कि एक बार में हम लोग चाहें तो केवल एक ही डिवाइस काम कर रहा होगा, बाकी दो को ऑफ रख सकते हैं, या एक साथ तीनों को भी ऑन रख सकते हैं, यानी कि अपने इच्छा के हिसाब से वो सारा काम कर सकते हैं। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में वो नहीं होता। तो जैसा फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग स्विच लगा सकते हैं, और यहाँ पे यदि अलग अलग स्विच लगाएं भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यदि एक स्विच ऑफ हो जाए सारा का सारा डिवाइस ऑफ हो जाएगा। यहाँ का स्विच लगा के ऑफ कर दें तो भी मतलब कि सेम चीज होगा, यानी कि सारा का सारा डिवाइस एक साथ ऑफ होगा। यानी कि हम लोग अलग अलग स्विच नहीं लगा सकते, और इसमें लगा सकते हैं। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फायदा है? तो इन सीरीज कनेक्शन इफ वन डिवाइस फेल्स ऑल डिवाइसेस विल टर्न ऑफ, यानी कि यदि हम लोग एक रेजिस्टेंस यदि काम करना बंद कर दे तो यहाँ पे एक स्विच ऑफ के टाइप का ये बिहेव करेगा, और करंट यहाँ से पास नहीं करेगा, और R2 और R3 से भी करंट पास नहीं करेगा, यानी कि ये डिवाइस भी फिर ऑन नहीं होगा। बट इन पैरेलल कनेक्शन इफ वन डिवाइस फेल्स रेस्ट ऑल वर्क फाइन, यदि एक डिवाइस काम नहीं कर रहा, मान लो कि ये रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा, तो करंट इससे I1 करंट पास नहीं करेगा, लेकिन इससे करंट तो पास कर ही रहा होगा, तो बाकी दो काम कर रहे होंगे। उसके बाद इन सीरीज कनेक्शन ऑल डिवाइसेस विल गेट सेम करंट, बट इन पैरेलल कनेक्शन डिफरेंट डिवाइसेस नीड डिफरेंट करंट फॉर प्रॉपर वर्किंग। कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो सेम करंट सारे से पास कर रहा होता है, और हम लोग को पता है कि सारे डिवाइस के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है करंट के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग करंट पास करेगा अलग अलग डिवाइस से। R1, R2, R3 का मतलब हो गया कि वो अलग अलग डिवाइस हो सकते हैं, क्योंकि हर डिवाइस में मतलब कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उसको R1, R2, R3 से दिखाया जा रहा है। ये हो सकता है फैन हो, बल्ब हो, कुछ भी हो सकता है। तो यदि यहाँ पे अलग अलग करंट पास करेगा तो जिस डिवाइस की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वहां से उतना करंट पास करेगा। लेकिन इसमें क्या है, सेम करंट पास करेगा उससे, और सेम करंट पास होने की वजह से हो सकता है कि वो बर्न हो जाए, वो डिवाइस फेल हो जाए, काम ना करे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो अब उसको देखते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट द फ्लोइंग चार्जेस सफर रेजिस्टेंस, वर्क हैज टू बी डन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यानी कि कोई हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट से जब करंट पास कर रहा होता है तो उस हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट जो कि करंट को अपोज कर रहा है, तो उस करंट को वो उसको अपोज कर रहा है, उस रेजिस्टेंस से ओवरकम होने के लिए, उसको पास करने के लिए कुछ वर्क करना होता है, और वो जो वर्क है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि करंट जिस रेजिस्टेंस से पास कर रहा है तो रेजिस्टेंस उसको रोक रहा है, उसको पास नहीं करने दे रहा है, तो उसकी वजह से मतलब कि उस रेजिस्टेंस को पास करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ रहा है करंट को, और वो जो वर्क है वही हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इफ Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, then work done is W is equal to Q into V। बच्चों हम लोग सबसे पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे उसको डिफाइन किए थे वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज के फॉर्म में, यानी कि V इज इक्वल टू W बाई Q, और उस डिफिनेशन से वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V, यानी कि चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग इससे पहले बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके, Q का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके कि Q क्या होता है, तो Q यानी कि करंट और चार्ज के बीच में हम लोग पढ़ चुके हैं कि Q इज इक्वल टू IT होता है, करंट इनटू टाइम। हम लोग करंट का डेफिनेशन पढ़े थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि I इज इक्वल टू Q बाई T, तो उससे Q इज इक्वल टू IT। उसी तरीके से ओम्स लॉ भी हम लोग पढ़ चुके, और वो ओम्स लॉ में क्या था, तो ओम्स लॉ में था V इज इक्वल टू IR, तो V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे V की जगह I इंटू R भी लिख सकते हैं। तो यदि हम लोग Q का वैल्यू और V का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं तो W इज इक्वल टू Q का वैल्यू क्या है, तो I इंटू T, और V का वैल्यू I इंटू R, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो I इंटू I स्क्वायर R इंटू T। तो ये वर्क डन इज इक्वल टू I स्क्वायर RT।
अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि यही वर्क डन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये हीट एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब ये जो हीट करंट रेजिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसी को हम लोग जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट, तो यदि क्वेश्चन में पूछा जाए जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या है, तो हम लोग बता सकते हैं कि जब करंट किसी हाईली रेजिस्टेंस वाले किसी एपरेटस से पास कर रहा होता है, तो मतलब कि वहां पे उस रेजिस्टेंस को पास करने के लिए वहां पे कुछ वर्क होता है जो कि हीट में कन्वर्ट होता है, और वो हीट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो वो हीट करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी कि करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट, दूसरा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और तीसरा टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि यदि करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगा, या फिर ज्यादा टाइम के लिए करंट पास कर रहा होगा तो भी हीट बढ़ेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि हम लोग घर में इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, या फिर और भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो सारे में क्या होता है, तो करंट पास करने के बाद जब वो वर्क कर रहा होता है या ज्यादा टाइम के लिए वर्क करता है तो वो गर्म हो जाता है। तो वो गर्म क्यों होता है, तो बस उसी करंट की वजह से वहां पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से वो गर्म होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं, फैन बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं, वो सारा चीज में क्या होता है, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वहां से करंट फ्लो कर रहा होता है, और इस वजह से वो गर्म होता है। और ये क्यों होता है, तो वो जूल्स हीटिंग इफेक्ट की वजह से होता है। यानी कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या है, तो H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर एंड H इज प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज प्रोपोर्शनल टू T। इसी को हम लोग जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहेंगे। और यदि एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पूछा जाए, तो हम लोग वहां पे बोल सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, रूम हीटर्स वगैरह, वो सारा इसी रूल पे काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे या फिर जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे। उसके बाद एक लाइन हम लोग बोल सकते हैं कि द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हम लोग घर में फ्यूज लगाते हैं, और वो फ्यूज किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, तो वो इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वहां पे फ्यूज लगाते हैं, और वहां पे जो करंट पास कर रहा होता है, तो यदि ज्यादा करंट पास हो तो वो फ्यूज उसको झेल ना पाए, और वो फ्यूज क्या होता है, तो मतलब कि वहां पे जल जाता है और करंट का फ्लो बंद हो जाता है। और इस तरीके से हम लोग जो अपने हाउस होल्ड वायरिंग है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वहां जो कनेक्टेड है, उसको हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं कि ज्यादा करंट से हो सकता है कि वो सारा खराब हो जाए, वो सारा सही से वर्क ना करे। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते हैं, और वो हीटिंग इफेक्ट का प्रिंसिपल से, यानी कि यदि हाई करंट पास होगा तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होगा, तो वो पिघल जाएगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और हम लोग के जो हाउस होल्ड वायरिंग है या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो सारे सेफ रहेंगे। अब अगला टर्म है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में बोल सकते हैं कि इट इज द टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर गिवन टाइम। यानी कि गिवन टाइम के लिए किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जो पास करेगा, तो वहां जो वर्क डन होगा, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और इसको भी हम लोग जो यहाँ पे हीट एनर्जी के फॉर्मूला से ही इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और ये आई स्क्वायर आर टी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आई स्क्वायर आर टी को भी और आई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग यदि इसी को भी इंटू आई इंटू टी भी लिखा जा सकता है,
या आई स्क्वायर आर टी है, या हम लोग टाइम को भी हटा सकते हैं, चार्ज के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और उसके लिए क्या लिखना होगा, तो क्यू बाय आई। तो ये सारे मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो सकता है। अब इसके बाद टर्म है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कि हम लोग कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसके रेट को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, या वर्क इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू क्या होगा, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, और वर्क डन का फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव किए थे आई स्क्वायर आर टी, और डिवाइड बाय टाइम ये टी कैंसिल हो जाएगा यानी कि आई स्क्वायर आर। तो पावर के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं आई स्क्वायर आर, या फिर आर को हम लोग यदि वी बाय आई लिखें तो पावर के लिए दूसरा फॉर्मूला वी आई, या फिर हम लोग आई के लिए हम लोग ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होता है, यानी कि आई की जगह V बाय आर लिखे हैं तो V इंटू वी बाय आर यानी कि V स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो पावर के लिए ये तीन फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। पावर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में भी कि ये किस तरह का क्वांटिटी है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज वाट। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो वाट होता है, इसको हम लोग वाट में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट। ठीक है, अब ये वाट क्या होता है, तो वाट को हम लोग पिछले क्लास में भी डिफाइन किए थे, और फिर से हम लोग बोल सकते हैं कि वाट क्या है, तो द पावर ऑफ एन अप्लायंसेस इज 1 वाट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड। यानी कि यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल हो और किसी अप्लायंस से 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा हो, तो हम लोग बोल रहे हैं कि उस अप्लायंस का पावर कितना है, तो वो 1 वाट है। यानी कि हम लोग 1 वाट को डिफाइन कर सकते हैं, 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। यानी कि इस वाले फॉर्मूला से कि पोटेंशियल यानी कि 1 एम्पियर 1 वोल्ट का पोटेंशियल हो और किसी अप्लायंस से 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा हो, तो हम लोग बोलेंगे कि उस अप्लायंस का पावर कितना है, तो वो 1 वाट का है। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट को हम लोग इसको वोल्ट को हम लोग किसी से मेजर करते हैं, सॉरी वोल्ट इंटू एम्पियर है, और इसका यूनिट ऐसा यूनिट वाट क्या है, तो वाट है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 वाट इज इक्वल टू वोल्ट के लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर यानी कि 1 वोल्ट एम्पियर। अब पावर का हम लोग एक और यूनिट पढ़ चुके हैं कि एनर्जी का जूल होता है और टाइम का सेकेंड होता है, तो जूल पर सेकेंड। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। यानी कि इसका वैल्यू हम लोग यदि जूल में निकाले तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। वाट इलेक्ट्रिक पावर के और भी कुछ यूनिट हैं जिसको हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि हम लोग के यहाँ एनर्जी आती है तो उससे कुछ कॉमर्शियल यूनिट्स हैं, और वो क्या है, तो बोटू 1 बोटू हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं, यानी कि 1 किलोवाट आवर भी बोलते हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग बोटू बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, एंड 1 बोटू इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। यानी कि हम लोग के यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है वो यूनिट में आता है कि चलो हमारे यहाँ 1 यूनिट का पावर कंजप्शन हुआ, या 2 यूनिट का, या 5 यूनिट का। तो यूनिट क्या है, तो मतलब कि वो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो 1 बोटू या 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर। और यदि 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 kilowatt hour is the electrical energy consumed by an appliance of 1000 watt। 1000 watt का मतलब 1 kilowatt when used for 1 hour। यानी कि किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम लोग 1 आवर के लिए जलाएं और यदि वो 1 किलोवाट का पावर कंज्यूम करे तो हम लोग बोलते हैं कि वहां पे कितना पावर कंज्यूम हुआ, तो 1 किलोवाट आवर। यानी कि 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 किलोवाट
आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट को हम लोग यदि SI यूनिट में लिखे तो 1000 वाट होगा, इनटू, और 1 आवर को हम लोग SI यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो उसको सेकंड में चेंज करना होगा। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी 60 इंटू 60 3600 सेकेंड। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1000 इंटू 3600 यानी कि 36 वाट इंटू सेकेंड। और वाट इंटू सेकेंड क्या होता है, तो जूल होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 1 2 3 4 5 6, तो वो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 वाट सेकेंड, जिसको हम लोग जूल बोलते हैं। यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो हम लोग यूनिट को, जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसका यूनिट वाट है, और घर में जो बिजली आती है तो वो जो एनर्जी का जो हम लोग रीडिंग करते हैं उसको 1 किलोवाट आवर में भी हम लोग रीड कर सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, तो 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस तरीके से हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट होता है, और अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।